स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं और किस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, और जब मतलब अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग हो तो हम किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हम कंपेयर कर पाते हैं। तो आज और हमने एरोमेटिसिटी भी देखा था, तो आज हम कुछ सवाल बनाएंगे एरोमेटिसिटी पे, जो कि ऐसे एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस में, और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फा रखा है, यहाँ बीटा रखा है। अब आपको बोलेगा ये क्वेश्चन कि आप रोटेशनल बैरियर को कंपेयर करें, रोटेशनल बैरियर को कंपेयर करें। तो रोटेशनल बैरियर क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए, पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। अगर पाई बॉन्ड रोटेट करेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। जब कोई भी रोटेशन होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड में होता है। तो अगर इन दोनों को हमें रोटेट कराना है तो रोटेट कराने के लिए इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें? देखिए, इस तरीके से, और एक जगह हमने प्लस ले लिया और एक जगह हमने माइनस ले लिया। इसे अगर हम चेंज करते हैं तो ये आपका बन के आएगा कुछ ऐसा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों ही प्रोडक्ट को, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है इसमें ये जो रिंग है वो एंटी एरोमेटिक है और ये रिंग एरोमेटिक है, जबकि यहाँ पर ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। तो हमें इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए हमें हायर एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इस बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट करा सकता है। और यहाँ पर जो एनर्जी होगी जो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो चेंज होगी, तो वो एनर्जी लो होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है, दोनों के दोनों ही एरोमेटिक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोटेशनल बैरियर फॉर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और बीटा जो है वो कम एनर्जी लेकर के रोटेट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर हम बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के टर्म में भी हम बात करें तो हमें दिखेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्टेंट है, एक्चुअली ये रिएक्टेंट नॉन एरोमेटिक है और मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट है, और
यहाँ जो आपका रिएक्टेंट है वो भी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन लेस स्टेबल देन प्रोडक्ट है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में बात करें, हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इन दोनों का, अगर हम कंपेयर करें तो ये 2 को टेंड करेगा और ये 1 को टेंड करेगा, क्योंकि 1 के फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ रिवर्स हो जाएगा इसका ऑर्डर, जो कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आ चुका है IIT JEE में। आगे देखते हैं, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन का क्वेश्चन। देखिए, कुछ ऐसे भी रिएक्शन आते हैं जिनमें बोलता है कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। मैं फिर से बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ कुछ रिएक्शंस हैं। अगर ये आपका पहला वाला जो रिएक्शन है, ये जो पहला रिएक्शन है आपका, अगर यहाँ Ag और Cl के बीच में रिएक्शन हो जाए तो ये आपका एक एरोमेटिक रिंग बनाएगा और ये हाईली स्टेबल होगा। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ भी अगर आप देखें जो रिंग बन के आएगा वो रिंग ये रिंग जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, और आप यहाँ पे देखें गौर से कि ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इस केस में अगर हम बात करें ये आपका एक रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये जो रिंग है ये रिंग नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पर ये प्लस बन के आएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक है और इसलिए हम कहेंगे कि ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
इस केस में अगर हम बात करें तो ये एरोमेटिक रिंग बन के आएगा और ये स्पॉन्टेनियस। तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन के बाद अगर रिंग जो है या जो प्रोडक्ट है वो हाईली स्टेबल है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे आपके एरोमेटिसिटी के। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर चलेंगे हम। तो नेक्स्ट एरोमेटिक इफेक्ट है अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्चुअली वो है, देखिए इसको बोलते हैं हाइपर कन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, देखिए हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन जो है वो इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। हमने देखा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता था और जो आपका रेजोनेंस वो पाई बॉन्ड के थ्रू होता था, कंजुगेटेड सिस्टम में होता था। ये जो है वो सिग्मा और पाई दोनों की मदद से होगा। होता क्या है तो समझते हैं हम। पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये सब कुछ बना दिया। अब ये जो आपका कार्बन है यहाँ पर इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो। यहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लेकिन डबल बॉन्ड से जो अटैच कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन से अटैच जितने हाइड्रोजन होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि ये अल्फा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह का बन जाएगा H+, सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा और फिर यहाँ पर आपका एक रेजोनेंस होगा इस तरीके से और ये आपका बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस H+। इसीलिए हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पर सिस्टम में एक्चुअल कंजुगेशन है नहीं, लेकिन अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो टूटने के बाद यहाँ पर एक कंजुगेशन होगा और इस तरह से हजारों बार ये जो मॉलिक्यूल है अपने में ऐसा करता है, H टूटता है और यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेट करते हैं। अभी हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अल्फा H होंगे उतने ही ज़्यादा कंजुगेशन होगा और उतना ही स्टेबल होंगे वो एल्कीन। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा H increases, so
more hyperconjugation and stability. तो अगर हम देखें तो कभी कभी क्वेश्चंस में हमें डायरेक्टली अल्फा एच नंबर ऑफ अल्फा एच निकालने को दे देता है। अगर हमें अल्फा एच निकालने आता है तो जितनी ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही ज़्यादा आपके एल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप अल्फा एच निकालने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर दें और फिर आप देखिए कितने अल्फा एच हैं, बाद में मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए ये देखिए देखिए तो जो पहला है आपका, आप पहले डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर लो। डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे ये डबल बॉन्ड आपका ये एक ये कार्बन है ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इससे डायरेक्टली अटैच कौन से कार्बन है, तो एक ये है और एक ये है, ये दोनों अटैच हैं। अब इन दोनों पे कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल 5 अल्फा एच हुए। यहाँ अगर हमने ध्यान दिया तो एक यहाँ है आपका, एक यहाँ है डबल बॉन्ड। अब इससे अटैच 1 2 3 4, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, कितने, तो 8 अल्फा एच हो गए। यहाँ पे देखें तो ये आपका अटैच है और इनसे अटैच कौन से अल्फा कार्बन है वो देखिए आप, तो 1 2 3 और कोई अटैच है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, टोटल 5 हो गए। हम यहाँ अल्फा हाइड्रोजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस केस में अगर देखें
तो ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से अटैच, ये आपका अल्फा कार्बन, इस पे 3 है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो हमें दिखेगा कि इससे अटैच ये आपका अल्फा कार्बन है और यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 आंसर होगा। यहाँ अल्फा H 1 है और यहाँ पे अल्फा H 0। यहाँ अल्फा H निकालें तो आपको दिखेगा ये दोनों कार्बन इससे अटैच है, यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4। इस तरीके से ये आपको दिखा। मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें। देखिए अल्फा H निकालें, ये देखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमने पहले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, हमने आइडेंटिफाई किया ये दोनों। अब इनसे अटैच ये यहाँ और यहाँ। अब यहाँ पर एक H यहाँ है, एक H है यहाँ, टोटल हो जाएंगे 2 अल्फा H। इस क्वेश्चन में देखें तो एक यहाँ है, एक यहाँ कार्बन, इन दोनों कार्बन के साथ यहाँ 2H और यहाँ पर 3, 2 2 4 और 3 अल्फा H को कितने 7। इस जगह अगर बात करें तो ये डबल बॉन्ड इससे अटैच तो कोई कार्बन है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड इससे अटैच है कार्बन, यहाँ एक H है और कोई है नहीं, अल्फा H इक्वल्स टू 1। इस जगह देखें तो अल्फा H एक यहाँ कार्बन, ये कार्बन पे 2 अल्फा और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे आपके। टोटल अल्फा कार्बन 1 2 3 1 2 3 और आपके अल्फा H इक्वल्स टू 2 2 4 2 6 अल्फा H। यहाँ पे अगर हम देखें तो
अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, और तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, तो यहाँ 2 वहाँ 1, अल्फा H इज इक्वल्स टू 3। इस जगह पर हम देखें गौर से तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2 और कोई है नहीं, अल्फा H इज इक्वल्स टू 3 आएंगे। यहाँ देखिए तो ये दोनों आपके कार्बन है, यहाँ 1 ये 2 है, और इस कार्बन से अटैच तो कोई कार्बन है नहीं, इस अल्फा H से अल्फा कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से अटैच 2 कार्बन है, तो अल्फा H इज इक्वल्स टू 2 इधर 2 इधर, कितने 4 हो गए। अब यहाँ अगर देखें हम तो एक ये अल्फा कार्बन है, एक ये आपका अल्फा कार्बन है, और एक यहाँ भी अल्फा कार्बन है, तो टोटल 2 2 4 3 7 हो गए आपके अल्फा कार्बन। तो जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी पूछे वो, तो आपको जितने भी अल्फा H मिलते हैं, तो जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। आगे देखते हैं सवाल और ये देखिए तो ये रहा आपका, देखिए हम देखते हैं तो ये है आपके, एक यहाँ है एक यहाँ, ये दोनों डबल बॉन्ड है। अब अल्फा कार्बन एक ये है अल्फा कार्बन और एक ये है अल्फा कार्बन और यहाँ भी एक अल्फा कार्बन है, तो टोटल 3 अल्फा कार्बन है और उन तीनों अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहाँ है और 3 यहाँ है, 4 और 2 इधर है, 6, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट यहाँ देखें अगर तो ये आपके
दो डबल बॉन्ड हो पाएंगे कार्बन और 2 H यहाँ 2 H यहाँ, अल्फा H इज इक्वल्स टू 4। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये हैं 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो अल्फा हो जाएंगे 1 अल्फा, ये दूसरा अल्फा और ये वाला आपका, ये यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा हूँ मैं, ये अल्फा तीसरा और यहाँ पर भी एक अल्फा है आपका चौथा, और कोई अल्फा है नहीं, तो हम बोल सकते हैं 3 2 5 1 6 और यहाँ पर एक भी नहीं है, तो अल्फा H इज इक्वल्स टू 6। तो आप फिर से देखें 2 3 5 1 6, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए 6 होंगे वो। यहाँ देखिए ये है आपका, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन और इससे अटैच है आपका ये, तो इस जगह पे अगर हम देखें तो ये आपका अल्फा है और इस अल्फा पर अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर एक भी H है नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे। यहाँ देखें इस जगह पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है लेकिन ये बहुत इजी है। देखिए एक अल्फा यहाँ है, अल्फा दूसरा अल्फा तीसरा अल्फा और ये चौथा अल्फा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है 4, यहाँ पे 2 है 6, अल्फा H यहाँ पे एक भी नहीं है तो 6 हो गए। इसे देखें तो डबल बॉन्ड अल्फा एक कार्बन, इसे जस्ट अटैच ये एक अल्फा ये एक अल्फा, टोटल 2 और 2 4, अल्फा H इज इक्वल टू 4। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं जिसमें हमें बताना रहता है कि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है, कैसे है। कभी कभी हम वही स्टेबिलिटी हम यूज़ करते हैं कार्बोकेटायन के लिए भी, कि अल्फ़ा H के रिगार्डिंग हम बताते हैं कि किस तरीके से आपका कोई भी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है आपके हाइपर कंजुगेशन से। तो देखिए कैसे स्टेबिलिटी हम बताएंगे, एक कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए जैसे ये है आपका, ये एल्कीन है, फिर ये दूसरा एल्कीन हुआ, फिर ये हुआ, अगर हम अल्फा H निकालें तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर टोटल अल्फा H 3 3 6 3 9 3 12, अल्फा H इज इक्वल्स टू 12, अल्फा H इज इक्वल्स टू 9, अल्फा H इज इक्वल्स टू 6, अल्फा H इज इक्वल्स टू 6, अल्फा H इज इक्वल्स टू 6, अल्फा H इज इक्वल्स टू 3 and alpha H is equals to 0। तो अब अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। अब ये ट्रांस है, ये सिस है, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। इस तरीके से हम एल्कीन के स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी of alkene increases as alpha H increases। इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का भी हम बात कर सकते हैं। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस तरीके से स्टेबिलिटी
कार्बोडायनामिक कह सकते हैं। देखिए देखते हैं, तो जैसे ये है आपका CH3 प्लस, फिर आपका CH3 CH2 प्लस, फिर आपका CH3 CH3 और फिर CH3 CH3 प्लस। अब गॉस देखें, यहाँ पर अल्फा H इक्वल्स टू 0 है, यहाँ अल्फा H इज इक्वल्स टू 3 है, यहाँ अल्फा H इज इक्वल्स टू 6 है, और यहाँ अल्फा H इज इक्वल्स टू 9 है। तो आपको दिखेगा कि जितने ज़्यादा अल्फा H हैं उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका वो ये होगा, फिर ये होगा, और लीस्ट स्टेबल ये आपका CH3 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा H increases then also stability of carbocation increases। और ये चीज़ हमें इससे पता चल रही है। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो आप, ये मैंने ऐसा लिया है, ये CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3, और यहाँ पर CH3 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 प्लस एंड प्लस। और बॉस देखो, यहाँ पर अल्फा H जो है वो 9 है, और यहाँ अल्फा H इक्वल्स टू 6। तो हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आपका जो CH2 CH3 जो एल्काइल ग्रुप है आपका, जो आपका इथाइल ग्रुप है, वो ज़्यादा I+ इफेक्ट देता है मिथाइल ग्रुप से। तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। लेकिन जो हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन is more strong effect than inductive effect। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम सिर्फ काउंट करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन चूंकि हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। तो एक कॉम्परेटिवली हम ये बात कह सकते हैं कि कभी भी अगर एक ही जगह पर आपके इंडक्टिव इफेक्ट भी हो और हाइपर कंजुगेशन भी हो और रेजोनेंस इफेक्ट भी हो, मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट अमॉन्ग 3, देन हाइपर कंजुगेशन एंड द लीस्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। होता क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता तो है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड टूटते नहीं है। जो आपका लेस स्टेबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, वही टूटता है और वो लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस जगह पर जो बॉन्ड टूटता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड टूटता है, और वो सिग्मा बॉन्ड टूट करके कंप्लीट चार्ज
ट्रांसफर होते हैं। तो इसलिए इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट से, मतलब हाइपर कंजुगेशन में मीजोमेरिक इफेक्ट से ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसलिए ये लिस्ट स्ट्रॉन्गर मींस एक मिडिल में आता है, आपका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, और ये इसके बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो लिस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका एक ऑर्डर था इन दिनों में, कंपैरेटिवली एक स्टडी थी कि हम किस तरीके से बात करेंगे। अगर कभी भी हमें स्टेबिलिटी देखने को हो तो पहले मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे और फिर इंडक्टिव इफेक्ट हम देखेंगे। आगे अगर हम देखें तो कुछ हम एल्कीन पे बात करते हैं कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से देखें। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन आप कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है उस पर बनाने के लिए देखिए कौन सा कंपेयर करना है हमें यहाँ पर, विच वन इज मोर स्टेबल। देखिए कुछ सवाल है, हम क्या करेंगे, पहले अल्फा एच निकालेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम पता करेंगे कि कौन सा एल्कीन जो है वो स्टेबल है। तो पहला वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फा एच, यहाँ पे भी अल्फा एच होंगे क्योंकि ये तो चारों अल्फा कार्बन हैं। तो टोटल जो अल्फा एच आएंगे वो आएंगे आपके 8। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 2 और यहाँ 1, अल्फा एच इज इक्वल टू 3 और यहाँ अल्फा एच इज इक्वल टू 2 और 2, तो ये हो जाएंगे आपके 4। तो अगर हम ऑर्डर अब बताएं, ऑर्डर अगर हम देखें तो ये 1, ये 2 और ये 3 नंबर पे आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके अल्फा एच इज इक्वल टू कितने 6 है, यहाँ पर अल्फा एच इज इक्वल टू, देखिए ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो इसलिए अल्फा कार्बन यहाँ पर 9 हो गए हैं और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 3 और यहाँ पर 1, तो अल्फा एच इज इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको हमें दिखेगा अल्फा एच इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा एच इज इक्वल टू 6। Here alpha h is equals to 12. Then this one is first, no doubt, and the comparison between the first and third is
This one is trans and this is cis. So trans is more stable than cis. So this one is 1, this one second, and this is third. Now here alpha H is equals to, this one is your alpha carbon. So 1 and 2, 3, and here alpha H is equals to 4. So and here alpha H is equals to 3 and 3, 6 plus 4, 10. So this is first one, this one is second, and this one is third. So this is your order. Now the last one, the 5th number question. Here we have to compare this alkene in mesomeric effect or resonance effect. So this one is aromatic, here is a conjugated system, and this one is not conjugated. So that's why number 1 first one, this one is second, and this one is third. So हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन के यूज से हम बता सकते हैं। हम कभी कभी कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से कार्बोकैटायन की भी स्टेबिलिटी को हम बता सकें। एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है H+ और एक होता है H-। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम H+ और H- को हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे H+ हो सकता है, कैसे H- हो सकता है। उसके बाद जब हमने सारे के सारे इफेक्ट जब हमने पढ़ लिए हैं, तो हम अब अपने इंटरमीडिएट्स का ऑर्डर देखेंगे कि एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के हम कैसे यूज़ करें सारी चीज़ों को, हम कैसे इंटरमीडिएट का ऑर्डर लिख सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे इफेक्ट्स को लेकर के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंटरमीडिएट्स को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे H+ या H- होता है। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।